स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ आरंभ, एक ऐसा इनिशिएटिव जो उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि कॉलेज में हैं और वो चाहते हैं कि यूपीएससी की जर्नी को शुरू किया जाए। इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान किया जाए। कैसे? तो आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग करके, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपकी जो पूरी इमारत है वो भी स्ट्रांग होगी। तो अब तक हमने क्या देखा है? हंटर, अरे सर यार 3-4 लेक्चर से आप हंटर गैदर, अब तो छोड़ दो उसको। चलो भाई छोड़ देते हैं आज। हंटर गैदर से हम जो हैं वो विलेज की लाइफ में जाते हैं। फिर विलेज सोसाइटी का जब निर्माण होता है, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, विलेज से सिटी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, तब जो नई सिविलाइजेशन आती है जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। इस अर्ली वैदिक पीरियड को हम जानते हैं कैसे? तो हम बुक्स के जरिए जानते हैं और बरियल्स के जरिए जानते हैं, जिसमें बुक्स का हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा और बरियल्स में हमने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा। और आज के टाइम पे जो आज की चैप्टर होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया। अब जो है हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा? हमने देखा कि राजा होता है एक, लेकिन वो राजा एनसीईआरटी कहती है कि उस टाइप का राजा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं कि राजा कैसा होता है? राजा होता है जिसके पास एक कैपिटल सिटी होता है, जिसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी होती है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा कोई राजा नहीं होता था। राजा होता था मतलब लीडर, जो वॉर में, युद्ध में लीड करे, बस, और कुछ नहीं। लेकिन जो हमारा राजा का परसेप्शन आता है कि कैपिटल सिटी होगा, अरे महल बनाया होगा, अरे मस्त स्टैंडिंग आर्मी होगा, मंत्री होगा, ये सबका जो परसेप्शन, इस तरह की जो राजशाही व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत इस पीरियड में होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब लेटर वैदिक पीरियड में। और यहीं से जन्म होता है जनपद महाजनपद का कॉन्सेप्ट, और यहीं से जन्म लेता है पूरा महाजनपद से आर्यवर्त और भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट। और इसी भारतवर्ष, ये होता क्या है ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि भारतवर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखो, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे, जो मैं बोलूंगा उसके नीचे आप बताएंगे, रिप्लाई करेंगे, और मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं, तो इससे क्या होगा? 2 वे कम्युनिकेशन होगा। मुझे भी मजा आएगा, अरे बच्चे, ऑडियंस जो एस्पिरेंट्स हैं वो सुन रही है, उनको मजा आ रहा है, और उनको अगर आप इस तरह से कनेक्ट होंगे ना, तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। अभी क्या आप पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रूलर्स अभी सेलेक्ट होते हैं कैसे? इलेक्शंस के जरिए। लेकिन उस टाइम पे इलेक्शन नहीं होता था। उस टाइम पे जो राजा बने जाते थे 3000 साल पहले, वो सैक्रिफाइसेस के जरिए। ठीक है, सैक्रिफाइस कैसे होता था? सैक्रिफाइस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि इस एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ एक सैक्रिफाइस मेंशन है, यज्ञ मेंशन है, लेकिन जनरली लेटर वैदिक पीरियड में 3 तरह का यज्ञ होता था, एक अश्वमेध, एक वाजपेयी और एक राजसूय। तो राजसूय और वाजपेयी जो पूरा रिचुअल है, ये आपका इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। आपके चैप्टर में मेंशन है अश्वमेध। अश्वमेध मतलब अश्व का मेध, मतलब अश्व की, जैसे गोमेध होता है उस तरह से अश्वमेध, मतलब ये कि अश्व जो है उसकी सैक्रिफाइस दी जाएगी। लेकिन पहले ही घोड़े की सैक्रिफाइस नहीं दी जाएगी, उससे पहले उसको छोड़ना होगा। तो वो क्या करता था? एक राजा जो अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था, वो क्या करता था? अपने घोड़े को, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे अच्छे घोड़े को छोड़ देता था। वो घोड़ा क्या करता था? अलग अलग राज्य जो है वो ट्रैवल करता था, और जिस राज्य से वो घोड़ा जो है वो घूम गया, और अगर उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोका नहीं, मतलब ये कि वो राजा जो है वो उस घोड़े के ओनर को, घोड़े का जो मालिक होता था, उसको उसके सामने में वो जो है उसका कंट्रोल जो है अपने ऊपर ले लेता, बोलता है कि अब जो है आप ही हैं। मतलब मान लीजिए कि एक घोड़ा है, इस घोड़े का जो ओनर है ए, ठीक है, ये क्या करता है? अपने घोड़े को छोड़ देता है। ये घोड़ा अलग अलग राज्य गया, ठीक है, बी के राज्य गया, सी के राज्य गया। तो अब क्या करता है? अगर मान लो कि बी जो है इस घोड़े को छोड़ देता है, जाने देता है, सी जो है इस घोड़े को जाने देता है, मतलब ये कि बी और सी ए को अपना राजा मान लेता है, अपने से भी बड़ा राजा मान लेता है। और अगर दूसरे राज्य के राजा ने इस घोड़े को रोक लिया, तो उस राज्य के राजा को इस ए से लड़ना होता था, युद्ध करना होता था, और उसके बाद जो जीतता था, तो जीतता अगर ये था तो फिर उसको कंट्रोल में ले लेते थे। तो ये यहाँ पे सिचुएशन होता था। और फिर जब घोड़ा, ये यज्ञ सफल हो जाता था, घोड़ा सब घूम घाम के आ जाता था, और जिस राज्य से ये गुजरता था, उस राज्य के प्रतिनिधि को इस यज्ञ में इनवाइट किया जाता था, और लास्ट में इस घोड़े की जो है वो बलि दे दी जाती है। ये ऐसा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर ऐसा होता था। उसके बाद देखिए,
ये पूरा सिचुएशन है। अब इस ये जो अश्वमेध है इसमें प्रीस्ट होते थे, ऑफ कोर्स, जो मंत्र पढ़ेंगे, और इनके साथ साथ ऑर्डिनरी पीपल्स भी होते थे जो इस यज्ञ में हिस्सा लेते थे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये जो राजा होता था इस यज्ञ में वो सेंट्रल फिगर होता था, ऑफ कोर्स होगा भाई, वही तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जजमान तो वही है। वो क्या करता था, थ्रोन पे बैठा रहता था मस्त बाहुबली की तरह, या फिर थ्रोन, और अगर कोई राजा गरीब हुआ तो वो टाइगर के स्किन मतलब बाघ के छाल पे बैठता था। ठीक है, उसके बाद उसका, जैसे बाहुबली का कौन है, कटप्पा है, उसी तरीके से उस जो राजा का चैरियोटियर होता था, मतलब जो उसका जो रथ चलाने वाला होता था, वो क्या करता था, क्योंकि जहां जहां राजा युद्ध लड़ा होगा तो उसके युद्ध को, उसके कौशल को किसने देखा होगा, तो उसके ड्राइवर ने देखा होगा, उसके रथ के ड्राइवर ने देखा होगा। तो रथ का जो ड्राइवर है वो इस राजा की खूब बखान करता है, अरे मेरे राजा जी तो एक मुक्का में 4 लोगों को आसमान में उड़ा देते थे, एक तलवार को ऐसे छत के मतलब आसमान में फेंकते थे, पूरी सेना धराशायी हो जाती थी। तो इस तरीके से खूब गुणगान करता था। ऑफ कोर्स सही बात भी बोलता होगा और तारीफ भी करता होगा। और उसके बाद राजा की जो पत्नी होती थी, पत्नियां होती थी, और जो बच्चे होते थे वो भी छोटे मोटे जो हैं वो रिचुअल्स कर लेते थे। उसके बाद जो राज्य को, मतलब वो जो घोड़ा जिस राज्य से घूम के आया होता है, तो उन सारे राज्य के राजा को इनवाइट किया जाता है, वो सब इस यज्ञ को देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वैश्याज होते हैं, वैश्याज क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। शूद्राज होते थे, तो वैश्याज को इंक्लूड किया जाता था इस अश्वमेध यज्ञ में, और वो वैश्या जो होते थे वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे। लेकिन जो शूद्राज होते थे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब ये वैश्य क्या होते हैं, शूद्र क्या होते हैं, ये इस वाले में हम देखेंगे। देखो भैया, 4 वर्ण व्यवस्था है। 4 वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है कि ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में है, वो ये बोला जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से ब्राह्मण निकले, उनके हाथों से क्षत्रिय निकले, मतलब उनका हाथ जो है रिप्रेजेंट करता है क्षत्रिय होना, मुख जो होता है वो ब्राह्मण होना, जो पैर होते हैं वो वैश्याज होते हैं, और जो ये जो पूरा फुट होता है, मतलब जो लेग होता है वो वैश्याज होते हैं, और जो फुट होता है वो शूद्राज होते हैं। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे सिचुएशन है। अब देखो, अब यहाँ पे दलित भी लिखा हुआ है, पर दलित जो होते थे वो उनका मेंशन यहाँ 4 व्यवस्था में नहीं है। अब देखो, जो ब्राह्मण होते थे ना, अब जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा वो ये देखा कि ये जो वर्ण व्यवस्था था ये रिजिड नहीं था। मतलब अगर किसी को पढ़ने पढ़ाने में मन लगता था तो वो ब्राह्मण बन जाता था। तो ब्राह्मण जो होते थे वो वेद पढ़ते थे, चाहे पढ़ाते थे, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाते थे, क्योंकि मंत्रों का ज्ञान उन्हीं को होगा। उसके बाद जो हट्टा कट्टा होता होगा, जिसको बॉक्सिंग आती होगी, जिसको लड़ना आता होगा, वो क्या करता होगा, वो क्षत्रिय रहता होगा, और वो राज्य की हिफाजत करता होगा। तो वो कोई भी हो सकता है, जो भी बलवान व्यक्ति होगा वो होता है। उसके बाद जो वैश्याज होते थे, वैश्याज में जितने भी लोग बच गए, चाहे वो किसान हो गए, चाहे वो हर्डरर्स हो गए, या फिर ट्रेडर्स हो गए, ये सब जो है वो वैश्याज में आते थे। और लास्ट में शूद्राज होते थे, जो कि मतलब सबसे नीचे वाला काम जो है वो करते थे। काम छोटा नहीं होता बट स्टिल। तो शूद्राज के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो पूरा वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के हिसाब से है। जैसे अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बोला कि भैया यहां जो पढ़ाने आए हैं, चाहे वो मैं आया हूं, चाहे आपके मदन सर आए हैं, चाहे आपके विकास सर आए हैं, वो सब ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वो वैश्यास भी हो सकते हैं जन्म के आधार पे, लेकिन कर्म के आधार पे वो ब्राह्मण ही हैं। और वही लोग अगर मान लीजिए कि बॉर्डर पे चले जाते, लड़ रहे होते, तो वो क्षत्रिय हो जाते, क्योंकि उनका काम हमें देश को बचाना होता। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर में होते या किसान होते तो वो जो हैं वो वैश्यास होते। अगर मैं मतलब मान लो कि ट्रेड कर रहा होता, सेलिंग कर रहा होता, तो वो वैश्यास वाला हो गया। अब शूद्राज जो हैं वो अलग हो गए। तो ये जो है पहले कर्म के आधार पे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में होता था, लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आया, ये लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है ये सोचे कि हमारा बचवा जो है, मतलब जो मेरा पुत्र है वो मेरा पुत्र है, इसीलिए उसको जो है वो भी मेरा, जैसे अगर मान लो क्षत्रिय का बेटा हुआ, वो बोलेगा यार इसको वैश्या क्यों बना, वैश्या अगर वो फार्मर बनेगा बहुत ज्यादा दिक्कत होगा उसको, इसीलिए उसको क्या करता था, इसका ऑफकोर्स पूरे देश को कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इसीलिए जो अपने पुत्र होते थे इन्होंने पूरे वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पे बना दिया, और वहीं से जो है पूरी
पूरा सिस्टम जो है वो चौपट होने लगा। खैर, अब देखो यहां पे क्या सिचुएशन है, जनपदार्थ के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। जनपद मतलब क्या होता है, लिटरली मीनिंग अगर देखें तो जन मतलब क्या होता था, इंसान, अभी भी बोलते हैं ना जन। तो ये जो जन होते थे उनका पद, जनपद, पद मतलब फुट, तो मतलब जन मतलब पीपल, ठीक है, और पद मतलब स्टेप, तो मतलब जहां जहां लोगों ने कदम रखा होगा वो जनपद हो गया। अब सिंपल सी चीज है। अब देखो यहां के जो रूलर होते थे उनको राजा बोला जाता है, ठीक है। अब यहां सिर्फ जनपद की बात हो रही है, हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो इस जनपद में जो लोग रहते थे वो हट्स में रहते थे। भैया ये है हट्स, झोपड़ी में वो कैटल, गाय को रखते थे, भैंस को रखते थे, ठीक है। उसके बाद वो किस तरह की फसल को उगाते थे, राइस को, व्हीट को, बार्ले को। समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहां पे पल्स भी है, सीसम भी है। सीसम मतलब तिल, शुगर केन गन्ना हो गया, ठीक है। मस्टर्ड मतलब सरसों। अब देखो एक चीज यहां पे गौर करो, हमारे इधर जो भी आप लोग ऑडियंस में से आप लोग बताइएगा कि हमारे इधर जो बिहार में जो छठ होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम तिल का इस्तेमाल, चाहे कोई भी पूजा वूजा होती है उसमें घी चाहे तिल का तेल का इस्तेमाल करते हैं। जो छठ होता है उसमें गन्ने का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम व्हीट का इस्तेमाल करते हैं, हम आटे का इस्तेमाल करते हैं, हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो कितने सालों से चलती आ रही है और ये सब प्योर है अभी भी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए उसी टाइम से जो लोगों ने ये सब ट्रेडिशन करना शुरू किया होगा तो उस टाइम के लोगों ने ये सब चीजें यूज की होगी अपने पूजा के दौरान। तो वही प्रथा जो है वो चेंज होती, मतलब वही प्रथा जो है वो कंटिन्यू होती हुई हम जो है अपना लाइफ आसान करते रहे। लेकिन जब ट्रेडिशन की, जब कल्चर की बारी आई तो हमने अपनी शुद्धता को कंटिन्यू रखा। जैसे कि अभी भी हम तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां देखिए सिचुएशन क्या है, जैसे कि यहां पे छोटा सा चीज है। देखिए एक बात बताइए, राइस होता है, ठीक है, उसके बाद पैडी होता है। तो राइस का मतलब क्या होता है, पैडी का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। पैडी मतलब जो चावल होता है ना, चावल के ऊपर जो छिलका होता है, अगर चावल छिलके के साथ है, खेत में है, वो पैडी हो गया। अगर उसके ऊपर से छिलका हटा दो तो वो चावल हो गया। उसी तरीके से सेम चीज व्हीट और बार्ले में भी है। जो व्हीट होता है वो क्या करता है, व्हीट जो है वो, बार्ले क्या हो गया कि उसका जो छिलका है साथ में रहता है, और अगर उसका छिलका हटा दो वो व्हीट हो गया। मतलब इस तरीके से बार्ले को ऐसे भी बिना छिलके के साथ ही जो है वो ग्रहण किया जाता है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां देखिए, यहां पे जो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी है उसका इस्तेमाल किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अब यहां पे बात करते हैं महाजनपद। जनपद छोटा सा, महाजनपद बहुत बड़ा सा। अब महाजनपद में जो राजा होते थे, 2500 ईयर पहले की कहानी है भैया। उसके बाद जो महाजनपद होते थे, यहां पे जो कैपिटल सिटीज होते थे, मैंने बात की ना कि अभी के जो राजा होते थे वो कैपिटल सिटीज रखते थे और उस कैपिटल सिटी को फोर्टिफाई भी करते थे। कैपिटल सिटी हो गया, उसके चारों तरफ जो है वो बड़ी बड़ी दीवार जड़ा दिए। जैसे ये हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये जो बड़ा बड़ा दीवार वो चढ़ाते थे, इसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये क्यों चढ़ाते होंगे, सिंपल सा काम है कि भैया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भैया दूसरे जगह से आक्रमण हो तो भैया हमारे कैपिटल सिटी पे ना अटैक हो जाए। जैसे आज के टाइम पे दिल्ली के ऊपर में, हम दिल्ली के चारों तरफ जो है हमने बड़ी बड़ी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है लगा के रखा है, क्योंकि देश के कहीं और किसी कोने में अटैक हो जाए चलेगा, हेडक्वार्टर पे हो गया तो फिर तो इससे बड़ा बेइज्जती की बात हो ही नहीं सकती। उसके बाद प्रोटेक्शन करते रहे। उसके बाद अगर मान लो कि कोई भी अभी के टाइम पे किसी भी इंसान को अगर अपना पावर दिखाना होता है तो वो क्या करता है, पैसे दिखाता है, मेरे पास इतने पैसे, इतना पैसा है, पता कैसे चलेगा, तो वो बड़ा बड़ा किला बनवाता था ताकि अपने पावर का डिस्प्ले हो सके, अपने वेल्थ का दिखावा किया जा सके। और इस बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन से कंट्रोल करना भी आसान होगा। किसी को जाने देना है या आने देना है, ये जो है वो आसानी से फोर्टिफिकेशन के जरिए किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मजा आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं मेहनत करने का। तो अब बताइए, अगर मजा आ रहा है तो भाई अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि ठीक है, मजा आ रहा है, कुछ और कुछ करना है तो ये भी बताओ।
अब देखो जो राइज ऑफ टैक्स है, अब अगर मान लो कि ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहा है पूरा, कि दीवार से पूरे सिटी को घेर दे रहा है, इसमें तो पैसा लगेगा। पैसा आएगा कहां से? अभी भी मान लो रोड बन रहा है, जो हॉस्पिटल बन रहा है, जो बड़ा बड़ा वेपन खरीदा जा रहा है, तो इसीलिए उस टाइम में भी होता था थोड़ा बहुत चीज। तो अभी कैसे ये सब चीज सरकार के पास कर पा रही है? सरकार रोड कैसे बना पा रही है? हॉस्पिटल कैसे बना पा रही है? पैसा, टैक्स। उसी तरीके से उस टाइम भी जो फोर्टिफिकेशन होता था उसमें भी पैसा लगेगा। तो पैसा आएगा कैसे? आएगा पैसा टैक्स से। और टैक्स वाला सिस्टम अगेन पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, टैक्स वाला सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था, अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले टैक्स का उतना जरूरत ही नहीं हुआ करता था, अब जरूरत शुरू हो गया। तो टैक्स लिया जाता था कैसे? तो जो किसान होते थे वो फसल उगाते थे, जितना भी फसल हुआ उनका, उसका 1/6 पार्ट, मतलब 6 किलो फसल उगा तो 6 किलो का 1 किलो जो है वो राजा ले लेता था। क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, वो अपना लेबर, जो अपना मेहनत है, वो राजा को, अब उनके पास तो क्या है, उनके पास तो मेहनत ही है, तो वो राजा के लिए काम कर देते थे। चाहे जो सामान वो बनाते थे, मटका बनाते थे, जो भी बनाते थे, वो बना के राजा को दे देते थे टैक्स की तरह। जो हर्डर्स होते थे अपने एनिमल्स दे देते थे राजा को, अपने एनिमल्स का कुछ पार्ट। जो ट्रेडर्स होते थे वो गुड्स दे देते थे, चाहे ट्रेड टैक्स दे देते थे। उसके बाद गैदरर हंटर्स जो हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे देते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में टिम्बर हो गया, मतलब लकड़ी हो गई, चाहे लकड़ी से उस पेड़ पौधे से निकला हुआ फ्रूट हो गया, जो भी है उस तरह की चीजें टैक्स की तरह दे देते थे। ठीक है, आपसे मांगू टैक्स की भैया आप दे दो टैक्स, तो आप क्या दे दोगे? आपके पास तो कमाते तो हो नहीं, आप क्या बोलोगे? भाई मेरे पास 4 किताबें हैं, ले जाओ। हिस्ट्री तो मेरे को मजा आता है पढ़ने में, लक्ष्मी का नहीं मजा आता है, ले जाइए, वही टैक्स में रखिए, क्योंकि आपके पास जो होगा वही तो टैक्स में देंगे ना। तो उसी तरीके से उनके पास भी जो होता था उसी में से टैक्स जो है वो देते थे। अब यहां पे एग्रीकल्चरल चेंज आता है। एग्रीकल्चरल चेंज क्या हमने पिछले सेशन में देखा? देखो भाई, पहले प्लॉ का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। अब वो लोग प्लॉ यूज करते थे, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलता है? क्या हमें हल का प्रूफ मिला है क्या? नहीं। इस प्लॉ से जो उन लोगों ने प्लॉ के शेप का जो टॉय बनाया होगा, इस टॉय से, इस खिलौने से हमें पता चला कि वो लोग जो है वो हल का इस्तेमाल करते थे। अब देखो उसी एग्रीकल्चर में थोड़ा सा जो 2 चेंज आता है, वो क्या आता है कि पहले जो प्लॉ का खेती करते, प्लॉ से खेती करते थे, अब वो जो प्लॉ है पहले लकड़ी का हुआ करता था, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आयरन की डिस्कवरी कब होती है? अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के जो बीच का पॉइंट है, उसी बीच के पॉइंट में आयरन की डिस्कवरी हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन में नो आयरन, अर्ली वैदिक पीरियड में नो आयरन, लेटर वैदिक पीरियड में यस आयरन। ओके, ये हो गया। तो आयरन का अब क्या करते थे? हल बनाते थे। और अगर आयरन से हल बनाएंगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल क्या होता है? जिसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वाला सॉइल होता है, उसको अगर, अब देखो हल क्यों चलाते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो मिट्टी होती है उसको मतलब ऊपर नीचे करने के लिए, ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए और उसमें जो है पानी जा सके, हवा जा सके, सीड जा सके। उसी तरीके से जो क्लेई सॉइल होते थे उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते थे, जिसमें जो लकड़ी का जो हल चलाते थे उससे उतनी ज़्यादा जो क्या बोलते हैं मिट्टी है वो टिलिंग नहीं हो पाती थी, वो नहीं हो पाता था। उसी तरीके से वो अगर आयरन का जो लोहे का इस्तेमाल करेंगे उस क्लेई सॉइल को, तो लोहे का जो हल है उसमें शार्पनेस रहेगा। उस शार्पनेस की वजह से जो क्लेई सॉइल है ये और ज्यादा हो पाएगी। उसके बाद आप देखो, वो आयरन प्लॉशेड का तो यूज करते ही थे, साथ में वो क्या करते थे? पहले के टाइम पे खेती कैसे करते थे? सीड जो है ऐसे ले लो, ऐसे छींट दिया पूरे खेत में, उससे बीज हो गया। उससे क्या होता था? कुछ फसल होता भी था, कुछ नहीं होता था। इसके बाद अब हम क्या करते हैं? पैडी सैपलिंग्स करते हैं, मतलब उस बीज को पहले रोपते हैं, मतलब छोटे सी जगह पे, उससे जो थोड़ा थोड़ा प्लांट छोटा छोटा हो जाता था, उस छोटे छोटे प्लांट को बाद में जाकर के हम खेतों में रोपते थे। इसका आप पिक्चर देख सकते हैं, मैं लगाना यहाँ पे भूल गया। अब देखिए, ये सब चीज अगर हो रहा है, आयरन प्लॉ से हम क्लेई सॉइल को अच्छे से हम जोत पा रहे हैं, या फिर पैडी सैपलिंग्स का यूज कर पा रहे, इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है फसल बूम हो रहा है। जैसे अभी के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि भैया एग्रीकल्चर में इनोवेशन लेना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब कि फसल का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो उनके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यही था। उस टाइम पे ये दोनों चेंज करके वो भयानक तरीके से फसल जो है बढ़ता है, और उस फसल से, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा होता है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन की नीड बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स
राजा को टैक्स भी तो चाहिए था, तो इसीलिए ये चेंज लाया गया है। अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मगध एम्पायर, यहां पे पता नहीं मैप था, खैर तो जो मगध एम्पायर हुआ करता है, ये मगध एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर होने के पीछे का कारण क्यों था? क्योंकि थे तो बहुत सारे एम्पायर, लेकिन सबसे पावरफुल मगध एम्पायर ही क्यों बना? तो भैया अब देखो यहां है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर अगर आपको समझना है कहां है, तो आप सीधा पटना चले जाओ, बिहार चले जाओ। उसी बिहार की भूमि से हमने हजारों सालों तक पूरे देश को, उसी बिहार से हमने पूरे भारत का जो है वो निर्माण किया, पूरे भारतवर्ष का निर्माण किया। और आज उस बिहार को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो इस मगध एम्पायर में सबसे पावरफुल होने का रीजन क्या है? तो सबसे ज्यादा इसमें देखो गंगा जी बहती थी, ठीक है, बहुत सारे सोन नदी बहती थी, फल्गु बहती थी, काली गंडकी बहती थी, मतलब बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो इस बिहार के, इस मगध एम्पायर, इस पटना जिले के साइड में रहते थे। उससे क्या हुआ? अब क्या होता है, इतना सारा रिवर गया, मतलब यह है कि किसी भी जमीन के ऊपर में जितना ज्यादा नदी बहता है वो जमीन उतना ज्यादा फर्टाइल होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो भैया जितना ज्यादा रिवर है मतलब यह है कि वहां की सॉइल फर्टाइल हो गई कि नहीं हो गई? अगर रिवर बह रही है तो उसमें हम जहाज दौड़ा सकते हैं कि नहीं दौड़ा सकते? बिल्कुल। तो उससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। पानी ज्यादा है, फसल अच्छा हो रहा है, मतलब कि जंगल भी बहुत अच्छा होगा। तो उस रीजन में जंगल भी बहुत ज्यादा था, और अगर जंगल है तो भैया जंगल के जानवर भी तो होंगे। जानवर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिफेंट हुआ करता था, और उस जंगल में एलिफेंट हुआ करते थे, और जिस एलिफेंट का यूज वो लोग अपनी आर्मी में करते थे, और उसी आर्मी, एलिफेंट वाले आर्मी को देख के तो अलेक्जेंडर भी भाग जाता है। क्या था ये कहानी, हम देखिए बताएंगे आपको। अब देखिए ये जो फॉरेस्ट से एलिफेंट हो गया, अब उसी जंगल से टिम्बर का भी इस्तेमाल, मतलब लकड़ियों का प्रोडक्शन होता था, जिस लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो राजा मतलब अपना फोर्ट बनाने में करता था, महल बनाने में भी करता था, उसके बाद वेल बनाने करता था, बहुत सारी चीजें लकड़ी का इस्तेमाल वो करते थे। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर कहीं जंगल है, और बिहार में झारखंड इलाका आप देख लो जाकर के, आयरन ओर कितना ज्यादा उस टाइम पे मिलता था, और अगर आयरन ओर मिल गया फिर उस आयरन से हम फसल मतलब वेपन बनाएंगे, और उस वेपन से जो हम युद्ध करेंगे ना, तो हमारे पास अगर आयरन है तो उस आयरन से वेपन बनाएंगे। जितना ज्यादा आयरन उतना ज्यादा वेपन, और जितना ज्यादा वेपन, जितना ज्यादा हाथी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी, और जितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी उतना पावरफुल जनपद, और दैट इज व्हाई महाजनपद, क्या, मगध एम्पायर। और उस मगध एम्पायर के जो फेमस रूलर थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, इस महापद्मानंद के पास उस टाइम की सबसे बड़ी आर्मी थी, और इसी आर्मी को देख के जो अलेक्जेंडर था वो भाग गया था। खैर जो कैपिटल सिटी है वो राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो जाती है, जो कि पाटलिपुत्र मॉडर्न टाइम में पटना कहलाती है। अब देखिए अलेक्जेंडर का इन्वेजन, एक भैया एक बहुत बड़ा वहां पे था मैसिडोनिया में, कि भैया हमको जो है सिकंदर बनना है, हमको पूरा भारत, पूरा दुनिया को जीतना है। भारत आया, हेकड़ी गुम हो गई। मतलब पहले पोरुस को तो बेचारे को हरा दिया, लेकिन जब उनकी आर्मी ने महापद्मानंद की आर्मी को, महापद्मानंद के बेटे थे उस टाइम पे धनानंद, उसके आर्मी को देखा तो उसकी आर्मी डर के भाग गई वहां से कि हमको नहीं लड़ना है। और वहीं से जो अलेक्जेंडर का सपना था दुनिया जीतने का, वो उसको छोड़ना पड़ा। रीजन, तो रीजन है हमारे देश के राजा की बड़ी सी आर्मी। अब देखो धनानंद के पास इतनी बड़ी आर्मी होती है, लेकिन चाणक्य जो है वो अपने दिमाग के बल पे इतनी बड़ी आर्मी के बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध में बात किया मैंने कि पूरे भारत का उस टाइम पे सबसे पावरफुल महाजनपद था, और उस महाजनपद की आर्मी की वजह से अलेक्जेंडर तक भाग गया। लेकिन सोचो कि चाणक्य की दिमाग ऐसी थी कि उसने मगध एम्पायर का किंग किसको बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य के आने वाले टाइम पे
अशोक होते हैं और उस अशोक ने तो पूरा हिस्ट्री ही चेंज कर दिया। अब ये बात आपको समझ में आ गई। उन्होंने जब देखा कि भैया इतनी बड़ी बड़ी जानवर, क्योंकि मैसेडोनिया में किसी तरह का हाथी नहीं देखा था, उन्होंने देखा कुत्ता बिल्ली उन्होंने देखा होगा, लेकिन यहां देखा अरे तेरी के हमारे जो लोग हैं 50-50 लोगों को तो एक हाथी ऐसे ही कुचल देगा यार, और इनके पास तो हजारों हाथी हैं। तो फिर उनको उनकी हेकड़ी जो है वहीं पे निकल गई। अब ये बात यहां पे था। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मगध यहां था ना, तो उसके ऊपर एक वज्जी था, थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, और ये जो वज्जी है बहुत ब्यूटीफुल सा जगह था। यहाँ पे जैसे बाकी जो जनपद होते थे वहाँ पे राजा रूल करता था, लेकिन यहाँ पे जो थे राजा के द्वारा रूल नहीं था। वज्जी में एक तरह से अर्ली रिपब्लिक थी, मतलब डेमोक्रेसी थी। और इस डेमोक्रेसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इसका कैपिटल वैशाली था, और वैशाली ही जो है वो बोला जाता है अर्ली डेमोक्रेसी का स्थापना वहीं से हुआ था। अब देखिए यहाँ पे गणसंघ थे, मतलब क्या है कि जो वहाँ पे देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग थे, वो बार बार मिलते थे। जैसे मान लीजिए कि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे ना, वज्जी में 10 लोग हैं, उस 10 लोग जो हैं, उस 10 लोग में कोई एक सीनियर नहीं होता था, कोई राजा नहीं होता था। वो 10 लोग मिलते थे, बात करते थे, विचार करते थे, विमर्श करते थे, और फिर वज्जी के लिए फैसला लेते थे कि भैया वज्जी के लिए हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, 10 लोग मिलके बात किए। कोई एक इंसान का वहां पे नहीं चलता था, ठीक है। और इसीलिए बहुत ज्यादा ये बहुत दिन तक कंटिन्यू हुआ। और इससे रिलेटेड अब देखिए यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते थे वो जैसे अभी के टाइम पे हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तब जाके निर्णय लिया जाता है। उसी तरीके से उस टाइम भी जो डिसीजन लिया जाता था वो डिबेट के जरिए। और यहाँ पे वुमेन, महिलाओं को, दास को और काम काज को छोड़ के सबको इंक्लूड किया जाता था, इसीलिए ये रिपब्लिक हुआ करता था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, क्या वुमेन इंक्लूडेड थी? बिल्कुल नहीं, ठीक है, यही बात आप याद रखिएगा। अब यहां जो वज्जी है ना, इसकी जो तारीफ है, अब देखिए यहां पे औरतों को एक्सक्लूड किया जाता था, लेकिन औरतों की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा वहां पे होती थी। अब यही चीज जब एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट में है कि जो अजात शत्रु है वो अपने लोग को भेजता है मतलब गौतम बुद्ध के पास, बोलता है कि हमको ना वज्जी को जो है वो अटैक करना है, तो क्या हम अटैक करें, क्या वज्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखो वज्जी में जब तक लोग मिलते रहेंगे, जब तक वाद विवाद करते रहेंगे, जब तक औरतों की रक्षा करते रहेंगे, जब तक डिबेट होता रहेगा, जब तक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते रहेंगे, तब तक वज्जी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और यही हुआ, कितने बार वज्जी के ऊपर में अटैक हुआ, लेकिन कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। फिर लास्ट में सोचिए, ये लेटर वैदिक पीरियड की बात है, अजात शत्रु की बात है, और कितने सालों तक उनके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन वो फिर भी सरवाइव करते रहे। लास्ट में बहुत सालों के बाद गुप्ता एम्पायर के द्वारा फाइनली वज्जी का अंत किया जाता है। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? महाजनपद और वज्जी गणसंघ के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब वज्जी पूरे महाजनपद जितने जनपद थे उन सबसे अलग था। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता था वो सिर्फ इकलौता राजा होता था, यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स होते थे, ठीक है। यहाँ जो डिसीजन मेकिंग था वो कैसे लेते थे? तो राजा और उनके मिनिस्टर्स के द्वारा। यहाँ पे पब्लिक असेंबली की जाती थी, पार्टिसिपेशन यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को हटा दिया जाता था, मतलब राजा और मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है, मतलब और लोग क्या ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे पब्लिक असेंबली होती थी, तरह तरह के लोग आते थे, कुछ ही लोग जो हैं वो नहीं होते थे, जैसे वुमेन स्लेव्स, और ठीक है ये होता था। जो रूल होता था, मतलब राजा का बेटवा राजा, हेरिडेटरी रूल्स, यहाँ पे डिस्कशन बेस्ड गवर्नेंस होता था। अच्छा तुम्हारे पास ज्यादा बुद्धि है, तुमको राजा बनाएंगे, ठीक है, इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन होती थी। अब आपके क्वेश्चंस की बारी। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अश्वमेध रिचुअल। अश्वमेध जो हुआ करता था, इसमें दिया हुआ है, बोला जा रहा है कौन सा सही है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? देखो, हॉर्स वॉज लेट लूज एंड अलाउड टू वॉन्डर फ्रीली, मतलब एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था फ्रीली, ठीक है भाई, ये सही है गलत है? उसके बाद राजा है, राजा के लोग जो है उस हॉर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते थे। उसके बाद तीसरा जो है रूलर्स, ये तो सही हो गया, ये भी सही हो गया कि जो राजा है उसके जो लोग हैं वो उस घोड़े को बचाने के लिए जाते थे। उसके बाद जो रूलर्स हु स्टॉप्ड, जो दूसरे राज्य में अगर घोड़ा गया तो अगर उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो फिर उसको टैक्स देना पड़ता था।
सही है ये? नहीं, उसको टैक्स नहीं, उसको लड़ना पड़ता था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और फट से लगाओ एलिमिनेशन मेथड, 3 जिसमें है उस स्टेटमेंट को काट दो। इसमें गया, इसमें गया, बचा क्या? 1 to 4 ए स्टेटमेंट, ए ऑप्शन बचा, हमें 4th पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से आपका जो एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। 1 बचा, आप देखो 4th स्टेटमेंट पढ़ ही लेते हैं। रूलर्स हु अलाउड द हॉर्सेस टू पास वेयर कंसिडर्ड वर वीक। ऑफ कोर्स जो रूलर उस घोड़े को पास करने देते थे वो ऑफ कोर्स उसकी जो सॉवरेनिटी है वो उस राजा के कंट्रोल में चली जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। उसी तरीके से आपके बाकी के भी क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वाज एक्सक्लूडेड? वैदिक रिचुअल्स जो होते थे इसमें से किसको हटा दिया जाता था? क्या वैश्य को हटा दिया जाता था, ब्राह्मण को हटा दिया जाता था, शूद्रास को या क्षत्रिय को? क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद तीसरा है कि वज्जी संघ को सबसे अच्छा, क्या इस चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है? ये मोनार्की था क्या, जिसमें एक पावरफुल किंग था, या फिर ये रिलीजियस असेंबली हुआ करता था, ब्राह्मणों के द्वारा था, या ये रिपब्लिक हुआ करता था, या फिर ये मिलिट्री अलायंस ऑफ जनपद? रिपब्लिक मतलब लोकतंत्र, मिलिट्री अलायंस था, क्या था? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्लास में मजा आया कि नहीं मजा आया। अल्टीमेटली मजा इज ऑल दैट मैटर्स। तभी तो आप यूपीएससी की जर्नी को लाइटली लेंगे और इसको क्रैक करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।